मेरे भीतर का इंसान मुझ पर सवार हो जाता है। धीरे धीरे मुझे हर चीज़ से प्यार हो जाता है। धूप आकर बना देती है आंगन में सुख की रंगोली। एक आम सा दिन जैसे त्योहार हो जाता है। नमस्कार, हुनर के रंग और कलाओं का त्योहार रंग तरंग लेकर मैं रजनी सेन आपके सामने हाजिर हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है। कोई नदी रास्ता यूं ही कहाँ छोड़ती है। कुछ कलाकार भी नदी की तरह होते हैं। वे कम बोलते हैं पर उनकी कला ज़्यादा बोलती है। एक ऐसी ही कलाकार हैं सरिता पाठक, जिन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तानी संगीत को नए मायने दिए हैं। आज रंग तरंग में रूबरू होते हैं गायिका सरिता पाठक से। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है। संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा दी है और इसी हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। रामपुर सदारंग परंपरा की डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी की गायन प्रस्तुति कई वर्षों से हमें मंत्रमुग्ध करती आ रही है। लेकिन इस सुरीले सफर की शुरुआत हुई सिर्फ 5 साल की उम्र में। आज भी सीखने और सिखाने का दौर जारी है और उनका मानना है कि युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति आकर्षित करना है तो हमें व्याकरण को सरल बनाने की जरूरत है। योग शास्त्र में कहा गया है नाद ब्रह्मा, यानी कि ध्वनि ही ईश्वर है और ध्वनि की इसी समझ से उत्पन्न हुआ शास्त्रीय संगीत। भावों और रागों का बेहद खूबसूरत संगम शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत को इतनी खूबसूरती से और कठिन साधना के साथ उसके प्रचार प्रसार में जुटी हुई है मशहूर गायिका डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सरिता जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि किस तरह से इस लंबे सफ़र की शुरुआत हुई, किस तरह से आपको लगा कि संगीत ही जीवन है, संगीत से ही मुझे जुड़ना है। ये तो बचपन की बात है कि संगीत जो है घर में जैसे गाया बजाया जाता है। पिताजी मेरे फादर की फैमिली जो थी उसमें बहुत संगीतमय वातावरण था। तो वहाँ से मुझे याद नहीं, पर मेरे प्रथम गुरु जो पंडित शंकरनाथ पाटिल जी थे, उनसे वो एक बार घर आए थे और मुझे याद है कि मैं शायद नर्सरी में रही होंगी। उस समय उन्होंने मुझे कुछ गाने को कहा था और मैंने जो एक कोई गीत उस समय जो मुझे ध्यान होगा मैंने गाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इसके अंदर सुर है, इसको गाना सिखाना चाहिए। तो यहाँ से फिर जब मैं उनके पास गाना सीखने शुरू किया तब मुझे थोड़ा याद है कि संगीत की जो स्वर लहरियाँ कहूँ या सुर कहूँ या संगीत से रूबरू होना, मुझे तब समझ में आया। कश्चिकान्ता विरह गुरुणा स्वादिकारात् रमतः शापिनास्तङ्गभितमहिमा वर्षभोगेन चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसति वो मुकाम कब आया जब आपने सोचा कि संगीत ही मेरा जीवन है? क्योंकि ये आसान नहीं है। संगीत को अगर आप चुनना चाहते हैं तो आपको तैयार होना होगा उस साधना के लिए, उस कठिन परिश्रम के लिए। मैं हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट थी, दौलत राम कॉलेज में पढ़ती थी और हिस्ट्री में मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा झुकाव था। तो संगीत
मैं गाती थी, पर मुझे जो बचपन के कहते हैं ना जो बीज पड़ गए हैं, वो बड़े होके मुझे दिल्ली में आई, लगभग 10 वर्ष की अवस्था थी, सब दिल्ली आई मैं देहरादून से। तो उसके बाद वो हमेशा मुझे अंदर कुछ ना कुछ लगता था कि कुछ खालीपन है। तो ये विषय लिया, लेकिन चैन नहीं था। तो मुझे पता चला कि दिल्ली में भी संगीत संकाय है, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। तो मैंने वहाँ पर फिर अपने आप को सब्जेक्ट में संगीत मैंने लिया, और तब फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ में नहीं आया। सही बात तो यह है कि फर्स्ट ईयर में वाकई कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी उस तरह से सीखा नहीं था। लेकिन सेकेंड ईयर में आते आते मुझे लगने लगा कि यही मेरी लाइन है। गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हुए अगर हम बात करें, किस तरह से आपका अनुभव रहा और किस तरह से जीवन में आपके उनके असर रहा? उन्होंने मुझे मेरी एक नज़र होती है कि हर चीज़ को परखो, दीक्षा शिक्षा परीक्षा जो कहते हैं, कि शिक्षा तो आपने ले ली, लेकिन उस शिक्षा को पहले आप समझिए, अपना ब्रेन भी इस्तेमाल करिए। यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये क्यों शब्द का जो है वहाँ पर अपना मस्तिष्क, अपना चिंतन, उसको इस्तेमाल करिए। तभी आप कुछ नया कर पाएंगे, तभी आप कुछ और अपना भी योगदान दे पाएंगे। अगर आप अपने गुरु की कोई पसंदीदा ज़रूर, मैं मुझे राग पुरिया धनाश्री की एक बंदिश जो है बहुत प्रिय है, और आचार्य बृहस्पति जी की ये बंदिश है जो मुझे मेरे गुरु से मिली है। और देखिए बोल कितने सुंदर हैं, साहित्य जो है उसका संगीत के साथ समन्वय बहुत खूबसूरत है। मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मूंदी दो नैन भजन रस पीजे, मूंदी दो नैन भजन रस पीजे, मिले दिन रैन हरि नाम लीजे। कई संगीतज्ञ मानते हैं कि नहीं, मैं जो मेरा जो प्योर फॉर्म है, शुद्ध है, मैं उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि इस तरह का थोड़ा सा हम कह सकते हैं परिवर्तन या थोड़ा सा बदलाव हम करें, उसके लिए आप एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगात्मक कहते हैं, क्या आप उसमें विश्वास रखती हैं? एक धारणा चली थी कि फ्यूजन नहीं जी, कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि इतना टैलेंट भरा हुआ है कि बच्चे कुछ उस कहते हैं एनर्जी से भरे हुए, दे वांट टू डू समथिंग, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर उनको यदि ये बताया जाए कि देखिए ये शास्त्रीय संगीत है, इसको आप एक बेस रख सकते हैं, और वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत रिच है, उसको भी आप ठीक से समझिए और फिर आप उसका समन्वय कीजिए। आप जब कॉन्सर्ट्स के लिए जाती हैं या जब आप प्रस्तुतियों के लिए जाती हैं, तब अब उस बात का आपको ध्यान रखती हैं कि मतलब किस तरह की ऑडियंस है, क्या मैं उनके सामने ऐसा पेश करूं? आपके पास भी दबाव आता है? क्या आपने इस तरह का कुछ फ्यूजन या कुछ एक्सपेरिमेंट आपने कभी अटेम्प्ट किया है? दिल्ली में ये कॉन्सर्ट था, तो उसमें मुझे लगा कि ये शास्त्रीय संगीत तुम यहाँ पे गाने तो जा रही हो, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। तो मैंने अपना थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा कि मैं आपको एक जर्नी ऑफ म्यूज़िक लेकर जाती हूँ, जिसमें मैंने अलग अलग रागों को गाया। लेकिन उससे पहले मैंने उनको बोला कि देखिए जैसे हम वंदे मातरम गाते हैं तो आप सबको आता है? हाँ आता है। तो मैंने कहा आप गाइए। फिर मैंने उनको बताया कि इसमें देखिए ये राग है, और फिर मैंने अपना राग शुरू किया। तो गाया तो उन्होंने वंदे मातरम, मैंने इतना खूबसूरत है वंदे मातरम गाया और उन्होंने उनके साथ गाया। उसके बाद फिर मैं राग देश पे ले गई उनको। चल कोकिला मधुमास आयो, चल कोकिला मधुमास आयो,
आंबुआ की डारी पर बार छायो चल कोकिला मधुमास आयो। ऐसे गा के फिर वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। अब ये बताने के बाद फिर मैं उनको बंदिश पे ले आई। निसा रे मा गरे रे मा प रे मा प नि दा प मा प ध म गरे रे गा नि सा घन बीजुरी खेल में तो अकेली घन बीजुरी। अब ये बंदिश भी बता दी। फिर मैंने कहा देखिए फिर से आते वंदे मातरम। कहने का तात्पर्य है कि उसको इतना सिंप्लीफाई करके बताइए, तभी तो वो अट्रैक्ट होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि जब आप यहाँ पर गाती हैं तो आप दिल्ली में बैठे बैठे हमें देवभूमि के दर्शन भी करा सकती हैं। वहाँ का एक ऐसा गीत जो कि लोकगीत है, जो बहुत कम सुनाई देता है, कर्म गीतों के अंतर्गत आता है। जब उपनयन संस्कार हो रहा होता है तो उस समय एक प्रथा है कि जिस बालक का उपनयन होता है, जनेऊ संस्कार, तो उसको जोगी बना के उसको भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। तो पहले प्रथा थी कि काशी पढ़ने के लिए भेजते थे, वहाँ से एजुकेशन शुरू होती थी, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुमको किसने काशी की तरफ भेजने के लिए तैयार किया है, और किसने तुम्हें वापस बुलाया है कि नहीं तुम्हारी सारी एजुकेशन घर पे ही करा देंगे। ऐसा कौन दयावान है और कौन ऐसा निष्ठुर है जिसने तुम्हें भेजा। तो वहाँ कहते हैं कि पिता ने भेजा, चाचा ने भेजा, लेकिन माँ ने वापस बुलाया, चाची ने वापस बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में ही सारे वेदों की शिक्षा तुम्हें घर पर मिलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। केले तो हे बाला बटू काशी हूँ लगा छाए। केले तो हे बाला बटू काशी हूँ लगा छाए। केले तो हे बाला बटू घर ही बोला छाए। बाबाजू मेरा निर्मोहिले काशी हूँ लगा छाए। ईजू मेरी दयावंती घर ही बोला छाए। आप कोशिश कर रही हैं कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़ रही हैं, लेकिन अब और क्या करना है आगे? सीखना तो आपका धर्म में आप भी सीख रही हैं, आप विद्यार्थी हैं। हाँ, सीखना और उसका प्रसार करना, उसको मैं रामपुर सदारंग परंपरा की हूँ, जो मेरी गुरु ने सिखाया है उसको आगे बढ़ाना, मेरे दोनों गुरुओं की मेहनत को। तो मैं अगली पीढ़ी को सिखाती भी हूँ, तैयार भी करती हूँ और ख़ुद भी परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करने से तो वो बात नहीं आएगी, आपने गा के बताना है। तो वो अपना परफॉर्मेंस भी रखना है। एकेडमिक्स में हूँ तो कॉलेजेस के बच्चों को भी तैयार करती हूँ। ये चीज़ ज़रूर कि एक इस फील्ड में रहने का सबसे बड़ा ये है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को समझकर मुझे लगता है कि मेरा ये पहला उद्देश्य है कि मैं उस चीज़ को जो सीखा है उसको आगे बढ़ाऊं। आजकल यूट्यूबर्स का ज़माना है, आजकल यूट्यूबर्स छाए हुए हैं, और जो हमारे साथ इस वक्त कलाकार बैठी हैं वो भी यूट्यूब की माहिर है। व्यास, इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से आप इससे जुड़ी हुई हैं? UGC व्यास चैनल जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन का एक ऐसा चैनल है जहाँ पर कि अलग अलग विषयों पर जो है लाइव लेक्चर्स होते हैं, जो एट अ टाइम पूरे विश्व भर में
जो है उसी वक्त वो जाता है। मेरी एक बहुत समय से ये इच्छा रही थी कि संगीत को लोग बड़ा शास्त्रीय संगीत को लोग बहुत डिफ़िकल्ट या हवा या एक तरह से कहें कि दे टेक इट नॉट दैट इजी, जैसे सुगम संगीत को बहुत आसान लेते हैं, लेकिन एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट म्यूज़िक, इसमें ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। एक ये बात थी। दूसरी थी, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं क्योंकि संगीत विषय से नहीं थी तो मुझे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि मैं हेजिटेशन के मारे पूछ नहीं पाती थी। छोटी सी बात है कि वक्र स्वर क्या होता है पता नहीं, कि रागांग क्या होते हैं पता नहीं, ये फलाना जो राग है वो क्या है पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं, क्लास में डर लगता था पूछने में। तो मुझे लगता था कि मेरे जैसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनका बैकग्राउंड संगीत का नहीं होगा, तो उनके लिए कुछ यदि कर सकते हैं तो कोशिश करती हूँ। एंड दिस वाज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड गिव व्हाट आई रियली वांटेड। तो मैंने यहाँ पे रागों के बारे में बताना शुरू किया, थ्योरी भी बताई और रागों को मैंने पूरे विस्तार से बताया कि ये राग ऐसा है, इसमें स्वर विस्तार ऐसे किया जाता है, टू मेक इट इन अ ईजी वे। तो वो मैंने बहुत सरल उसमें, ताकि ये जो एक डिफ़िकल्ट शब्द है ना, ये उस डिक्शनरी से हटा दिया। बच्चों का बहुत रिस्पॉन्स आया। तो कुछ समय मेरी अपनी कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं जा पाई, तो वहाँ पे यूजीसी में इतने फ़ोन्स आ गए कि आप उनको बुलाते क्यों नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर कि वो जो मुश्किल शब्द है उसको हटा के सहज भाव में उसको बता सकती हूँ, जिसका कि लाभ विद्यार्थियों को हो रहा है। भारत छिन छिन नवे भूस देत लालन को चपलासी चमकी चमकी दूरत मूरत हसी बस करत मान तू ही तो नैन बाण भारत तू ही नैन बाण भारत भारत छिन छिन नवे भूस देत लालन को चपलासी चमकी चमकी दूरत मूरत हसी बस करत मान तू ही तो नैन बाण भारत तू ही तो छेदन की पान तोरी पल पल छेदन की पान तोरी पल पल कोहला जनाय मन ही मन भावे आप आवे विठलावर गोकुल की गलिया रमर माती अनन राग तू ही तो नैन बाण भारत तू ही तो नैन बाण भारत छिन छिन नवले दूसर लालन को चपलासी चमक चमके दूरत मूरत हंस बस करत तो चलते चलते कुछ जो भी आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, कुछ भी अच्छा सा उत्तराखंड से या फिर आपके गुरु का कुछ भी। एक राग है दुर्गा, उसमें एक बंदिश है झपताल की, महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी। तो ये मुझे बहुत प्रिय है। झपताल की बंदिशें मुझे वैसे भी बहुत प्रिय होती हैं। आचार्य बृहस्पति जी की ही बंदिश है। महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, असुरनाशिनी माई गुणगान खानी, असुरनाशिनी माई गुणगान खानी, महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, तू ही जग
तारिणी तू ही भव हारिणी तू ही जगतारिणी तू ही भव हारिणी अनंगराग तू ही मंगलावरदानी। आचार्य जी अनंग रंग की मुद्रा से लिखते थे, तो उनकी हर बंदिश में अनंग रंग उपनाम आता है। अनंग रंग तू ही मंगलावरदानी महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी महिषमर्दिनी। तो ये बंदिश जो है मुझे बहुत प्रिय बंदिश है। ये खूबसूरत, बहुत ही शुक्रिया हमसे मिलने के लिए, आज हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए। इट वाज अ ट्रूली एनरिचिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। कुछ ख़त ऐसे ही होते हैं जो अपने साथ चाहने वालों की खुशबू, उनका प्यार समेटे लेकर आते हैं। आप भी अपने प्यार भरे ख़त, शिकायतों भरे ख़त, सुझाव भरे ख़त हमें भेजते रहिए, संदेश भेजते रहिए। हमारा पता है rangtarang@gmail.com। हमें आपके ख़तों का इंतज़ार रहेगा और आपको हमारा इंतज़ार रहेगा अगले हफ्ते के लिए। तो कला और हुनर के ऐसे ही मोती लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।